सभी विद्यार्थियों का मैं अपनी हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे उपसर्ग। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सबको निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होगा कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू भाषा के, अरबी भाषा के उपसर्ग आदि सभी प्रकार के उपसर्गों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो आज हम प्रत्यय की चर्चा ना करते हुए सिर्फ उपसर्ग की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं और उपसर्ग के बारे में हमें क्या जानकारी मिल सकती है। इस पाठ के माध्यम से आज हम इसका अवलोकन करेंगे। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। उपसर्ग शब्दों के वे अंश हैं। ठीक है, ये शब्दों के अंश नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द के अंश हैं। शब्दों के अंश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। तो इसको अगर सरल भाषा में अगर इसको बोलना हो, इस परिभाषा को, तो क्या बोल सकते हैं कि जो शब्दांश, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द नहीं है, शब्द के अंश हैं। ठीक है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि ये शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विकार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसको साधारण भाषा में क्या बोलेंगे कि जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहां हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे अनु। अनु एक उपसर्ग है और अनु का जो अर्थ होता है वो होता है पीछे या समान। तो यहां पर अनु प्लस रूप, जो रूप लिखा है, ये रूप जो है मूल शब्द है, लेकिन इस मूल शब्द के पहले हमने क्या लगा दिया, अनु। तो अनु प्लस रूप इक्वल टू अनुरूप हो गया, के समान। जैसे मोहन राम के अनुरूप ही दिखता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मोहन जो है वो राम के समान ही दिखता है, जैसा राम दिखता है वैसा ही मोहन दिखता है। तो इस प्रकार से ये शब्द एक, इसका उदाहरण के तौर से हमने समझा कि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द अंश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं और उनको शब्दांश कहा जाता है, उन्हें उपसर्ग भी कहते हैं। और ये उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा परिवर्तन ला देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है, उप तथा सर्ग। उप तथा सर्ग से मिलकर ये बना है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी शब्द के पास पहुंचकर उसमें जुड़कर नए अर्थ की सृष्टि करना, यानी नए अर्थ का निर्माण करना या उसमें नया भाव पैदा करना उस शब्द में। तो ये शब्दांश, फिर से मैं बता देता हूं, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान, एक शब्द है मान। अब मान जो शब्द है ये मूल शब्द है, लेकिन इसके आरंभ में अगर हम अप जोड़ देते हैं, अपा अप, तो क्या हो जाएगा, अपमान। एक शब्द है परवाह। परवाह के आरंभ में यदि हम ला जोड़ देते हैं, ला में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, लापरवाह। डर, डर एक मूल शब्द है, लेकिन डर के पहले, डर के आरंभ में अगर हम नी जोड़ देते, ना में छोटी ई नी, तो क्या बन जाएगा, निडर। तो ये हो गए कुछ उपसर्ग। आगे हम बहुत सारे उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लाइन बाय लाइन देखते चलें। उपसर्ग को चार भागों में बांटा जा सकता है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय यानी अविकारी शब्द। और अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। जैसे एक संस्कृत का उपसर्ग है अति। तो अति का मतलब क्या होता है, अधिक या ऊपर। ठीक है, तो अति प्लस रिक्त इक्वल टू अतिरिक्त हो जाएगा। यहां पर उप, उप का अर्थ होता है निकट या गौण, तो उप का अर्थ निकट या गौण हो जाएगा। अगर यहां पर हम मूल शब्द लेते हैं चार, उसके पहले अगर लगा देते हैं उप, तो क्या हो जाएगा, उपचार। नी, नी का अर्थ होता है भाव या विशेष, तो नी से क्या बन जाएगा, निबंध। नी प्लस बंध इक्वल टू निबंध। परि, अब परि का मतलब होता है सब या और, सब और। परि से क्या बन जाएगा, परिजन।
ठीक है। उसी तरह से प्रति, प्रति का मतलब सामने, उल्टा, हर एक। तो यहां पर कूल मूल शब्द है और कूल के पहले अगर हम प्रति लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिकूल। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग क्या है, अ, नी, अन, कु, अध। अब यहां से देखिए अ से क्या बन रहा है, अछूत। छूत मूल शब्द है, अ से क्या बन रहा है, अछूत। अ प्लस छूत इक्वल टू अछूत। नि प्लस डर इक्वल टू निडर। अन प्लस पढ़ इक्वल टू अनपढ़। कु प्लस मति कुमति। अध प्लस पका इक्वल टू अधपका। तो ये कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। संस्कृत के भी उपसर्ग अभी हमने पढ़े, अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में हम जान रहे हैं। ये तो कुछ उदाहरण हैं, मैं अभी आपको बहुत सारे अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं, इसके बारे में हम सभी जान लेते हैं। पहली विशेषता क्या है, फर्स्ट नंबर, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। पहली विशेषता क्या है उपसर्ग की, कि किसी भी शब्द के अर्थ में एक विशेषता ला देता है। जैसे बल, बल मूल शब्द है, लेकिन वहां पर अगर हम प्रा उपसर्ग लगा देते तो क्या हो जाएगा, प्रबल। वो शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अब यहां पर शासन, शासन करना एक आम बात है, शासन, लेकिन यहां पर अनु उपसर्ग लगा देते तो क्या हो जाता है, अनुशासन। तो किसी भी शब्द की विशेषता को उपसर्ग बढ़ाता है और उसमें परिवर्तन भी लाता है। तो पहली विशेषता क्या है, कि शब्द की विशेषता को बढ़ाना, उसमें नई विशेषता प्रकट करना। दूसरी विशेषता क्या है, कि शब्द के अर्थ को ही उलट देना। जैसे सत्य है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, असत्य, अ उपसर्ग लग गया। यश, तो उसका उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, अपयश। तो यहां पर अप लगा दिया तो क्या हो गया, अपयश हो गया। यश का मतलब कीर्ति, प्रसिद्धि, अपयश, अपयश का मतलब अपमान। ठीक है, तो शब्द के अर्थ को उलट देना दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है। और तीसरी विशेषता क्या है उपसर्ग की, कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ यानी मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जैसे विशुद्ध, शुद्ध का मतलब साफ सुथरा पवित्र, विशुद्ध का मतलब भी साफ सुथरा पवित्र होता है। तो ना इसमें अर्थ में इसका कोई विपरीत असर पड़ा अर्थ में, ना तो अर्थ की, ना तो शब्द के अर्थ में कोई ये विशेषता लाया, बल्कि उसी शब्द के मूल अर्थ के आसपास ही ये एक और नया शब्द गढ़ जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे शुद्ध की जगह हमने क्या लिख दिया, विशुद्ध। भ्रमण की जगह क्या लिख दिया, परिभ्रमण। तो भ्रमण का मतलब भी घूमना होता है और परिभ्रमण का मतलब भी घूमना होता है। तो ये शब्द के अर्थ में ना तो कोई विशेषता लाई गई, ना तो शब्द के अर्थ का विपरीत शब्द बनाया गया, बल्कि उसी मूल अर्थ के आसपास ये नया शब्द बना दिया गया। तो ये उपसर्ग की 3 विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया है कि हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो कई भाषाओं के मेल से बनी हुई है। क्योंकि हमारे देश में विदेशी जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृति के धारकों के कारण वो विदेशी संस्कृतियां और विदेशी भाषाएं हमारी हिंदी भाषा में आकर सम्मिलित हो गई हैं। इसलिए हमारी हिंदी जो भाषा है वो कई भाषाओं के मेल से बनी है, जिसमें कुछ शब्द संस्कृत के भी होते हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं, हिंदी शब्द जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, अंग्रेजी शब्द जो होते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं, उर्दू शब्द, फारसी शब्द, अरबी शब्द, ये सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो कई शब्दों के मेल से, कई भाषाओं के मेल से बना है। इसलिए हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि कई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहां पर हम कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्गों का फिर से। जैसे लिखा है अति, तो अति जो है उपसर्ग है, काल क्या है, मूल शब्द है, क्या बन जाएगा, अति काल। रिक्त मूल शब्द है और रिक्त मूल शब्द है, उसके पहले अगर हम अति लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, अतिरिक्त। अत्याचार, देखिए ये संधि है एक तरह की, अति प्लस आचार इक्वल टू अत्याचार होता है। उस संधि में हम अभी नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। यहां पर हम देख लेते हैं अति प्लस आचार इक्वल टू क्या बन जाएगा, अत्याचार बन जाएगा। ठीक है, फिर अति प्लस क्रमण, यहां पे रा की मात्रा यहां पर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी गलती है इसमें, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अति प्लस क्रमण इक्वल टू अतिक्रमण,
तो क्रमण मूल शब्द है और अति जो है वो उसका जो है वो शब्दांश है और उसका उपसर्ग है। अतिशय, यहां पर शय मूल शब्द है और अति जो है उपसर्ग है, अतिशय। अत्यंत, फिर आ गया अत्यंत, यहां पर आधा का क्यों लगा है, क्यों नहीं लगा, उस संधि में हम अभी नहीं प्रवेश करेंगे। अति प्लस अंत इक्वल टू अत्यंत। उसी प्रकार से अत्युक्ति, अति प्लस युक्ति इक्वल टू अत्युक्ति। यहां पर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरे में हम देखते हैं अधि। अधि मतलब ऊपर या श्रेष्ठ। अधिराज, राज मूल शब्द है और क्या है उसका उपसर्ग क्या है, अधि, तो क्या हो जाएगा अधिराज। फिर अध्यात्म, अध्यात्म में भी अधि लगा है लेकिन यहां पर संधि का प्रयोग किया गया